नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश में कोरोना फैलाने वाले मौलाना ने अब कोरोना को ढाल बना लिया है। हम बात करें तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की। जांच एजेंसियों से बचने के लिए मौलाना साद ने कोरोना का ही सहारा ले लिया है। उसने क्राइम ब्रांच को ना तो यह बताया है कि कोरोना का टेस्ट कराया या नहीं, और ना ही यह बताया है कि अगर कराया है तो रिपोर्ट क्या है। इस बीच मौलाना साद कई बार दावा कर चुका है कि वो कोरोना का टेस्ट करवा चुका है। अगर उसने टेस्ट करवाए हैं तो क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट क्यों नहीं बताता? ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं। हमारी दरख्वास्त है दिल्ली गवर्नमेंट को हमारा मैसेज पहुंचाएं। इस सुल्तानपुरी में दूसरी डेथ भूख की वजह से और डायबिटीज सांस की वजह से, डॉक्टरों के ना होने की वजह से। नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस, कुल 4 नोटिस चले गए मरकज के मौलाना को। हर नोटिस में कोरोना टेस्ट का हिसाब मांगती है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच। जो देश में सबसे बड़े कोरोना कैरियर्स बने उसी तबलीगी जमात का मुखिया आखिर क्यों छिपाता फिर रहा है अपना कोरोना स्टेटस? कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा। हजारों को अपनी तकरीरों से तंग दिल सोच के पाताल में धकेलने वाला फतवा एक्सपर्ट मौलाना साद एक ऐसा भगोड़ा है जो इंटरव्यू में तो कहता है कि वो पुलिस से भाग नहीं रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि कोरोना टेस्ट का इस्तेमाल कर मौलाना साद पुलिस से भागता ही फिर रहा है। एक बार फिर, चौथी बार फिर से खुल गई मौलाना के झूठ की पोल। सबसे पहले मौलाना साद का झूठ नंबर 1। कहा था साद ने आज तक से इंटरव्यू में कि वो पुलिस से नहीं भाग रहा, उसने कोरोना जांच करा ली है। आप कहाँ हैं? एजेंसियां जानती हैं मैं कहाँ हूँ। क्या आपने कोरोना जांच कराई? क्राइम ब्रांच ने कहा तो मैंने कोरोना जांच कराई। 6 दिन बीत गए तो रिपोर्ट कहाँ है मौलाना साद? क्यों चौथा नोटिस देने की नौबत आई? सच्चाई ये है कि दीन ईमान की दुहाई देने वाला मौलाना साद एक भगोड़ा है जो कोरोना संकट में टेस्ट रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को नहीं देकर सिर्फ भागते फिरने की जुगत में जुटा है। अब देखिए साद का झूठ नंबर 2। आपने आत्महत्या के लिए उकसाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मुझ पर केस दर्ज हो। लॉकडाउन में आपने तबलीगी का कार्यक्रम क्यों किया? हमने लॉकडाउन से पहले सभी कार्यक्रम निलंबित कर दिए थे। अगर साद ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया था तो 2000 से ज्यादा जमातियों को क्यों इकट्ठा होने दिया मरकज में? क्यों पुलिस को अपनी जान जोखिम में डालकर मरकज से जमातियों का रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा? क्यों देश में कोरोना के 30% मामले जमातियों की वजह से हुए, और क्यों जमाती देश में सबसे बड़े कोरोना कैरियर्स बने? निजामुद्दीन मरकज में शामिल जिन जमातियों की मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन है? कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं। लॉकडाउन में मस्जिदों को गुलजार करने वाला ये ऑडियो मौलाना साद के गुनाह की पोल खोलता रहेगा। मौलाना साद ने जब मस्जिदों में लोगों को जाने से रोकने को साजिश बताया तब वो अच्छी तरह से जानता था कि वो सरकारी फरमान के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं। गैर इरादतन हत्या की धारा लगने और हवाला लेन देन पर ईडी का शिकंजा कसने के बाद भी पुलिस की आंखों में धूल ही झोंक रहा है मौलाना साद। सवाल ये है कि अब तक साद ने अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंपी? साफ है कोरोना के बहाने जांच से बचने की कोशिश में लगा है साद। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने साद के फार्म हाउस सहित कई ठिकानों पर भी छापा मारा था, लेकिन कुछ मोबाइल और दस्तावेजों के अलावा कुछ नहीं मिला। जांच एजेंसियां मौलाना साद का मेवात कनेक्शन भी खंगाल रही हैं। मेवात के नूह जिले में साद के 2 करीबियों पर क्राइम ब्रांच की नजर है। ईडी भी इनसे विदेशों में मरकज की मोटी फंडिंग मामले में पूछताछ कर सकती है। इधर मरकज की जांच में शामिल एक और कांस्टेबल जो जांच के लिए निजामुद्दीन मरकज गया था, 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद टीम के 15 लोगों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। खतरा देखते हुए मरकज की जांच में जुटी टीम के सदस्यों को अब होटल में ठहरने के लिए कहा गया है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद अब भी जाकिर नगर वेस्ट में ही छिपा है और ये इलाका हॉटस्पॉट जोन में है। इसी की आड़ में मौलाना साद पुलिस से छिपता फिर रहा है। आज तक ब्यूरो।
आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुजीबुर रहमान, वकील और प्रवक्ता तबलीगी जमात के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब जमई मुस्लिम स्कॉलर हैं और रेजिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खास मेहमान विक्रम सिंह साहब, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर संबित पात्रा आपके पास आना चाहती हूं। देखिए, काट आप ही को खोजनी पड़ेगी, क्योंकि अब कोरोना टेस्ट नहीं कराकर सरकारी अस्पताल से कराने के लिए उसको क्राइम ब्रांच ने कह दिया है, लेकिन कोरोना टेस्ट नहीं करा के, उसकी रिपोर्ट सामने नहीं रख के वो एक तरह से ललकार रहा है, वो छिपता फिर रहा है। उसको पता है कि जिन इलाकों में है शायद वो हॉटस्पॉट है, पुलिस वहां जाने से सोचेगी। इससे पहले ही कई पुलिस वाले अब अस्पताल में हैं, क्योंकि उनको निजामुद्दीन में जाकर इनको बचाना पड़ा था जमातियों को। अब इसकी काट आप ही को खोजनी पड़ेगी डॉक्टर पात्रा। नहीं अंजना जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं कि अवश्य प्रशासन और पुलिस दोनों सजग रूप से इस विषय में काम कर रहे हैं और अवश्य बहुत शीघ्र ही काट ढूंढेंगे। और जिस व्यक्ति ने, ये जो मौलाना साद है, जिस प्रकार से इसने कोरोना के पूरे युद्ध में खाद पानी डाला है, एक तरह से कोरोना वायरस को खाद डाल के पूरे हिंदुस्तान में संक्रमण को बढ़ाने का काम किया है। शुरू से ही एक इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड के साथ इस मौलाना ने काम किया है। स्वाभाविक है, उनके ऊपर बहुत सारे केस लग चुके हैं। गैर इरादतन हत्या, नॉन कल्पेबल होमिसाइड का भी केस लगा है और हवाला में पैसे ट्रांजैक्शन का भी केस लगा है। देखिए, आरंभ में जिस प्रकार इस मौलाना ने तकरीर की, जो भाषण दिया लॉकडाउन के समय, उस समय लॉकडाउन तो नहीं हुआ था, मगर दिल्ली सरकार ने मार्च 13 से ही लोगों के आवागमन पे रोक लगा दी थी। किंतु उस समय जो तकरीर की और लोगों को भड़काया कि मरना ही है तो आप आके मस्जिद में मरिए, उसी डॉक्टर से खौफ खाइए जो डॉक्टर अल्लाह से डरता है, बाकी डॉक्टरों की बात को मानने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो कोरोना बीमारी है, ये मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी षड्यंत्र का ही नतीजा है। इसके नतीजे में हमने पूरे हिंदुस्तान में देखा क्या उपद्रव हुआ, पत्थर मारना, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर टूट पड़ना, किस प्रकार से थूकना, मलमूत्र त्याग करना, ये सब एक व्यक्ति के कारण हुआ है। और इस कारण से ये बहुत बड़ा गुनहगार है पूरे कोरोना के प्रकल्प पर, और हम विश्वास के साथ कहना चाहते हैं सरकार इसे माफ नहीं करने वाली है। बिल्कुल, तस्वीरें दिखाइए, सुल्तानपुरी की भी तस्वीरें दिखाइए जिसका जिक्र डॉक्टर संबित पात्रा कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर, ये तो मौलाना साद की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, आप दिखाइए तमाम जगहों पर जिस तरह का उत्पात मचाया गया है। और फिर मुझे आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप वकील भी हैं, तबलीगी जमात के प्रवक्ता भी हैं, इसीलिए मेरा सवाल आपसे है। मुजीबुर रहमान, आखिर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट सामने क्यों नहीं रख रहा है? धूल क्यों झोंकता जा रहा है मौलाना साद? इसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। जैसा कि बताया है, कोरोना की रिपोर्ट कराई, कोरोना का टेस्ट कराया है और रिपोर्ट निगेटिव आई है। क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं दिया? दिखाइए इनको, मेरे साथ दिखाइए। क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं दिया अभी तक रिपोर्ट? क्राइम ब्रांच को बताई जा चुकी है, कन्वे किया जा चुका है। अब उनकी एक जिद है कि वो सरकारी अस्पताल से ही कराएंगे। मैं ये पूछता हूँ, क्या प्राइवेट लैब से कराया? कैसा वो बेकार है? कौन से प्राइवेट लैब से कराया है? आज की तारीख में 4,500 रुपए लिए जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो क्या वो लोगों को बनाया जा रहा है? मुजीबुर रहमान ने अथॉरिटी दी है और उनके ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता। मुजीबुर रहमान, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रही हूँ। आज की तारीख में अगर किसी प्राइवेट लैब में भी टेस्ट होता है तो उसकी जानकारी आईसीएमआर को पहुंचती है। इसलिए ये ना सोचिए कि आप टीवी पर बैठकर दूसरों की आंख में धूल झोंकेंगे और देश की जनता आपको विश्वास के साथ सुन लेगी। तो पहले तो आप ये बताइए कि झूठ वो भी बोल रहे हैं, और क्या आपने भी झूठ का ठेका ले लिया है उनकी तरफ से? नहीं, मैंने बिल्कुल झूठ का, कौन से हॉस्पिटल से कराया है? आप अभी बताइए, हम अभी पता कराते हैं। कौन से टेस्ट से, कौन से लैब से? नहीं, मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है, मेरे सामने रिपोर्ट नहीं आई है। सिर्फ मुझे इतना मालूम है कि जो है वो रिपोर्ट उनकी निगेटिव आई है। तो जैसे उन्होंने खुद भी इंटरव्यू में बताया, तो उन्होंने आज तक के खुद भी इंटरव्यू बताया कि हमने टेस्ट कराया है और उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो ये आकाशवाणी देने वाले आप कैसे प्रवक्ता हैं जो पता ही नहीं है आपको कुछ? आप सोचिए कि आप भी उनके बिहाफ पर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं नेशनल टीवी पर बैठकर, क्योंकि अगर टेस्ट कराया जाए तो आज की तारीख में चाहे प्राइवेट लैब से हो, सरकारी से हो, आप हर प्राइवेट लैब भी आईसीएमआर को एक एक रिपोर्ट की जानकारी देता है, खास तौर पर जो पॉजिटिव आते हैं। बिल्कुल रिपोर्ट देता है। तो फिर तभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट दिखाने में? मालूम है, तभी वो कह रहे हैं कि नहीं सरकारी से ही करा के लाइए, इसीलिए जो है वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए। शायद वो रिपोर्ट आ चुकी है। डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए। देखिए मैं बार बार हर टेलीविजन चैनल में कहता हूं, और ये वकील साहब आते हैं उनको एक ही बात कहता हूं कि जहालत की वकालत कभी नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ जाहिल चीज़ है उसकी वकालत किसी वकील को नहीं करनी चाहिए। और अभी तो इन्होंने अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मार लिया है। मैं इनका सम्मान करता हूँ, अच्छी बात है,
मगर आपने इनसे पूछा कि आप तो वकील हैं साद साहब के, आप तो प्रवक्ता हैं उनके, इनको खुद नहीं मालूम कौन से लैब से किस प्रकार का टेस्ट हुआ, किस दिन हुआ, नतीजा क्या आया। इनको तो कागज लेके आना चाहिए था। किसी साधारण प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठे हैं, किसी गली मोहल्ले के डिबेट में नहीं बैठे हैं। अगर यहीं पर वो कागज दिखा देते, पूरा हिंदुस्तान देख लेता कि मौलाना साद को नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कौन से हॉस्पिटल में किस दिन किस तारीख को कराया। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बतानी चाहिए थी। जिस एक व्यक्ति के कारण, एक तथाकथित कोट अनकोट सिंगल सोर्स के कारण पूरे हिंदुस्तान में 30 से 40% और कई राज्यों में 70, 80, 90% तक ये केस फैलाने का काम किया है मरकज ने, वैसा व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्टेटस नहीं बताएगा। वो बोलेगा कि हम मालूम है, हमने करा लिया होगा, इससे कराया होगा, उससे कराया होगा, आप जान लीजिए। इतना इरेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? वाई? ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर देश को आप गड्ढे में झोंक करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? नहीं, मैं आपको बता दूं, गड्ढे में नहीं, बिल्कुल साफ नहीं सूंगा। मैं बता दूं, किसी ने गड्ढे में नहीं झोंका है, बल्कि पूरा मिलकर के साथ लड़ रहे हैं कोरोना से। जितना मौलाना साद साहब कर सकते थे उससे ज्यादा कर रहे हैं, आगे बढ़ करके लोगों से अपील कर रहे हैं और आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। रही बात क्राइम ब्रांच की, उसको भी पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। उनको भी उसका रिपोर्ट की जो है वो बता दी गई है, ब्रीफिंग दे दी गई है कि हमारी रिपोर्ट है और उसको निगेटिव आई है। अब आगे से वो आदमी जब क्राइम ब्रांच उसको संज्ञान लेने के लिए कोशिश नहीं कर रही है तो आगे नहीं किया जा सकता ना उसमें कुछ और। तो चौथा नोटिस क्यों देना पड़ा क्राइम ब्रांच को? अंजना जी, मैं 10 सेकंड चाहूंगा। हाँ संबित जी बोलिए। देखिए अंजना जी, इससे कितना बड़ा एक व्यभिचार फैल रहा है और कितना बड़ा रॉन्ग मैसेज जाता है। देखिए आज के डेट में कोई कोरोना वॉरियर अर्थात पुलिस, नर्स, आशा कर्मी अगर किसी इलाके में जाती है, किसी व्यक्ति को कोरोना के संक्रमण के संदेह के कारण उसको आइसोलेट करने जाती है, क्वारंटाइन करने जाती है, तो कई इलाकों में पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। मुरादाबाद में देखा आपने, टोंक में देखा आपने। अगर खुद मौलाना साद बाहर निकल कर आते और कहते कि देखो टेस्ट कराना जरूरी है, मैं जाके इस लैब से टेस्ट कराया हूँ, ये मेरा रिपोर्ट है, तो करोड़ों लोग जो उनको फॉलो करते हैं, मरकज के लोग हैं, ये पत्थरबाजी बंद कर देते। वो भी पुलिस को बोलते आइए हमारे को क्वारंटाइन करिए, आइसोलेट करिए। मगर जब खुद उनका अमीर मतलब लीडर होता है इनके मरकज में, जब खुद इनका लीडर इस प्रकार का व्यवहार करेगा, कहां से टेस्ट कराएगा, किस प्रकार का टेस्ट है, क्या नतीजे हैं, ये बताएगा नहीं, छुपाएगा, तो स्वाभाविक है करोड़ों लोग जो उनको मानते हैं, फॉलो करते हैं, उनका नतीजा इसी प्रकार की पत्थरबाजी और थूकने इत्यादि की रहेगी। शोएब जमई, पात्रा जी, मुजीबुर रहमान साहब, आप तो बड़े कमजोर विकेट पर पहुंचे हैं। मुझे तो पता ही नहीं कि आप उनके प्रवक्ता हैं, आप वकील हैं, आपके पास कोई जानकारी ही नहीं है। मुझे लगता है कि आप भी बैठे हैं इस 1 घंटे में जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए। रुकिए शोएब जमई, पता कीजिए, मैं आपको देती हूँ 5 मिनट दे रही हूँ, आप फोन कीजिए, अभी पता कीजिए कौन से लैब से किया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा मुजीबुर रहमान। अगर आप वकालत करते हैं तो आपको भी पता होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, फैक्ट्स क्या होता है, जानकारी क्या होती है। अभी मंगाइए आप अपने मोबाइल पर, दिखाइए देश के सामने, ये उनका कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट है, दिखा दीजिए, पूरी बहस खत्म हो जाएगी। 5 मिनट टाइम है आपके पास, दिखाइए। लगातार आप बने हुए हमारे साथ, फोन कीजिए जिसको फोन करना है। शोएब जमई धूल झोंकने बैठे हैं आंखों में। जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई, जो जमात के मरकज के निकले हुए लोग थे, देश के अलग अलग हिस्सों में, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु में जिनकी मौत हुई, जिम्मेदार नहीं है अगर उन सब के लिए, तो फिर ये मौलाना जो है मरकज का क्यों छिपता फिर रहा है? अपने कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट क्यों नहीं क्राइम ब्रांच को सौंपी जा रही है, ये बताइए। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व तइस्सु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। कुरान की आयत है कि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। मैं ये समझता हूँ कि मरकज़ निज़ामुद्दीन के तमाम जिम्मेदार जो हज़रात हैं वो न किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ना कभी किसी सरकार का विरोध करते हैं, ना हुकूमत करना उनका मकसद है। ये बड़े जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं और जाकिर नगर दिल्ली में ही मौजूद हैं। और जैसा कि आपने बताया खुद कि आपके सूत्र बताते हैं, और जब लॉकडाउन है तो वो कहीं जाएंगे नहीं, और लगातार प्रशासन के साथ संपर्क में हैं और नोटिस का जवाब भी दे रहे हैं। और किसी किस्म के फिजिकल आप दिखाइए, आप बड़े करीबी दिखाई देते हैं, हर बार आते हैं डिफेंड करने। आप दिखा दीजिए रिपोर्ट। 1 घंटे का शो है, अभी ठीक 6:12 हो रहे हैं। शोएब जमई और मुजीबुर रहमान, 6:45 तक आप हमारे साथ हैं। निकालिए रिपोर्ट, दिखाइए देश के सामने, फिर क्राइम ब्रांच की भी पोल खुल जाएगी अगर वो रिपोर्ट आप दिखा देंगे। सरकारी अस्पताल से अगर टेस्ट कराने को कहा है तो क्यों भागता फिर रहा है ये मौलाना? क्यों नहीं टेस्ट करा के रिपोर्ट दिखाता है, जब देश भर में बताया जा रहा है कि अगर कोई भी सस्पेक्ट है तो आप रिपोर्ट अपनी कराइए, अपनी टेस्ट कराइए आप,
क्यों ये शख्स नहीं करा रहा? अपने आप को कानून के ऊपर क्यों समझ रहा है मौलाना साद? इसका जवाब दीजिए। जैसा कि आपने कहा कि चौथा नोटिस दिया गया है और कोरोना टेस्ट के लिए धमकी है, मुझे लगता है कि जब आप अगली डिबेट करेंगी तब तक जो है वो रिपोर्ट क्राइम ब्रांच तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जो रिपोर्ट उनकी आई अच्छा, है। मौलाना साद इंतजार कर रहा है कि अंजना ओम कश्यप आज तक पे हल्ला बोल में इस पर डिबेट करें, उसके बाद वो रिपोर्ट भेजेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? जरा समझिए कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, कितने दिन हो गए? आप बताइए कितने दिन हो गए? पूरा अप्रैल का महीना निकल गया साहब, अब तो 28 से 30 दिन होने जा रहे हैं। एक कोरोना टेस्ट कराकर वो रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है? इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीका क्यों अपना रहा है? विक्रम सिंह साहब, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? अगर आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं तो ये क्या है विक्रम सिंह साहब? देखिए, आप मौलाना साहब की बात लेकर के बार बार सरकार को कवर फायर क्यों दे रही है? बार बार मौलाना साहब के मुद्दे उठा करके आप कवर फायर देती हैं। कवर फायर तो आप कर रहे हैं, जमात के जमाई तो आप बने बैठे हैं साहब। एक सेकंड विक्रम सिंह साहब रुक जाइए। ये शोएब जमाई की पुरानी आदत है, तो शोएब जमाई साफ ध्यान से सुनिए, ये जमात के जमाई आप होंगे, उनके लिए कवर फायरिंग आप करते होंगे। फैक्ट्स ये है कि उस जमात की वजह से 30% कोरोना के मामले इस देश में हुए। फैक्ट नंबर 2 ये है कि 4 नोटिस के बाद भी मौलाना साद अपना कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट सामने नहीं रख रहा है। ये साफ शक पैदा करता है कि वो अपना टेस्ट रिपोर्ट नहीं सामने रख रहा है। तीसरी बात, कल भी 2 दिन पहले भी दिल्ली पुलिस, सुनने की हिम्मत रखिए, 3 दिन पहले भी एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जो निजामुद्दीन में जांच के लिए जा रहा था, उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कौन है उसके लिए जिम्मेदार? जवाब दीजिए। क्या उस सिपाही का परिवार नहीं है? क्या उसके बाल बच्चे नहीं हैं? क्या जिस हॉटस्पॉट में अगर मौजूद है मौलाना, उसको पकड़ने अगर कोई जाएगा तो उनकी जिंदगी नहीं है, उनके बाल बच्चे नहीं है? मजाक लगता है आपको? कौन है? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है आपके पास। वो टेस्ट रिपोर्ट करे, उसके बाद तो कानूनी प्रक्रिया आगे ले जाई जाएगी। उसके बाद तो कोई अगर नेगेटिव है तो फिर उनसे पूछताछ होगी। लेकिन वो शख्स अपना टेस्ट इसलिए नहीं करा रहा विक्रम सिंह साहब, क्योंकि वो अपना टेस्ट रिपोर्ट सामने रखकर कानून से सामना नहीं करना चाहता। विक्रम सिंह, ये लोग काफी जो है शोर करने के अभ्यस्त हैं। अंजना जी, आपसे अगर पुलिस तफ्तीश करने वाले आपसे कुछ अहकामात मांगते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि उसको पेश करें। मुजीबुर रहमान साहब, आप तो वकील हैं मौलाना के, आप कम से कम जिम्मेदारी के साथ उनकी नुमाइंदगी करें प्लेटफॉर्म्स पे आकर के। यहां आकर के इस तरीके से हाथ झाड़ के खड़े हो जाना और कहना कि साहब टेस्ट रिपोर्ट हम पेश नहीं कर पा रहे हैं। आपको मौका दिया गया, साफ गोई से अपनी बात को पेश करें, और ये आपके भी हक में है, क्योंकि अगर आप नहीं पेश करते हैं रिपोर्ट तो मामला बहुत मशकूक यानी संदिग्ध हो जाएगा अगर आपने टेस्ट रिपोर्ट पेश नहीं की वक्त से, क्योंकि इसका मतलब साफ यही, जैसा अंजना जी ने कहा, कि मामला बिल्कुल सस्पिशियस, संदिग्ध और मशकूक हो जाता है। अगर हम मेरे पास पहुंचते ही मैं उसको पब्लिश करूंगा, सबसे पहले मैं भेजूंगा। बहुत जमाना हो गया, मैं कह रहा हूं टेस्ट रिपोर्ट जैसे मेरे पास पहुंचेगी सबसे पहले मैं उसको मीडिया पे दूंगा, मैं उसको छुपाऊंगा नहीं, अपने पास नहीं रखूंगा। मेरे पास पहुंचते ही सबसे पहले मैं उसको पब्लिश करूंगा। बात में साफ गोई दिखाई नहीं पड़ रही है। मौलाना जेर जमीन हो गए, अनभूमिगत हो गए। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत थी? आप तफ्तीश के साथ ताउन कीजिए। ये सब आपके कोई दुश्मन यहां नहीं बैठे हैं। आपको चाहिए कि अपने कॉल और फेल और अपने कॉन्डक्ट के बारे में जाके अपनी सफाई पेश करें। मेरे ऊपर भी मुकदमे चले हैं, जिसके ऊपर भी चले हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है कि तफ्तीश कुरिंदा के साथ ताउन करके अपने सबूत पेश करें, उनकी इमदाद करें कि वो हमारी मदद कर सकें। और अगर आप सबूत पेश नहीं करेंगे तो लामोहल्ला प्रिजम्पशन ये हो जाएगा कि आपको अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है, और उसके मुताबिक जो भी सबूत की बुनियाद है और जो तफ्तीश का तौर तरीका और रिवायत है, उसकी बुनियाद पर चार्जशीट या जो भी कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। आप तो एडवोकेट हैं, आपको मुझसे बेहतर मालूम होना चाहिए कि तफ्तीश का आदाब क्या है और उसमें क्या क्या जरूरियातें हैं, किस चीज की बुनियाद के ऊपर। मैं बता दूं आपको, मैंने जैसे मेरे पास रिपोर्ट पहुंचेगी, जैसे मुझ तक वो पहुंचाई जाएगी, मैं फौरन उसको पब्लिश करूंगा। मैं उसको छुपा के नहीं रखूंगा, देश के सामने लाऊंगा और क्राइम ब्रांच को भी दूंगा मैं वो रिपोर्ट, ताकि वो फर्दर अपना उसके ऊपर एक्शन ले सकें। फौरन से पेशतर इसमें जितनी देर हो गई वो मौलाना साहब के हक के बिल्कुल उल्टा जा रही है। अगर आपने रिपोर्ट कर ली है, कम से कम इतनी मेहरबानी तो उनके ऊपर कीजिए। आप वकील हैं, वो तो ज़ईफ है, बुजुर्ग है, आप तो बुजुर्ग नहीं है। कम से कम आपकी जिम्मेदारी थी कि उसको पेश करा देते। क्यों नहीं हो पा रहा है? मैंने आपसे कहा है, मैं उस तक पहुंचते ही मैं फौरन पब्लिश करूंगा उसको। कब पहुंचते, कहां पहुंचते? चलिए मैं जवाब देता हूँ, इन तक पहुंचते ही। अच्छा, इन तक मैं जवाब देता हूं। अंजना जी,
अंजना जी देखिए, इस डिबेट में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो मौलाना साद के वकील हैं वो इस डिबेट में मौजूद है। वो कहते हैं जब रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी तब मैं इसको पूरा साझा कर दूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा। तो इनके वकील के पास ही नहीं आई है तो पुलिस के पास तो क्या रिपोर्ट गई होगी? आप बताइए, वकील के पास ही उनके मुवक्किल का रिपोर्ट नहीं है और वो आके देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। नंबर साहब मैं बोल लूं, पात्रा जी को मैं बता दूं, मैं अकेला नहीं हूं, एक ग्रुप है, पूरे लोग हैं जो लगे हुए हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। सुनिए हम लॉकडाउन एक बार सुन लीजिए। वकील साहब ऐसे वकालत नहीं होती है, सुन लीजिए कृपया करके। ये क्या एक रिपोर्ट को लाने के लिए क्या चाहिए? क्या मतलब बहुत बड़ा एक फैक्ट्री चलाना पड़ेगा रिपोर्ट लाने के लिए? बहुत सारे जहाज के फ्लीट में रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट है भैया व्हाट्सएप पे आ जाएगी, ऐसे ऐसे करके टक 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 तो 2-4 बटन दबाना होता है, आ जाता है भैया। आप बोल रहे बहुत सारे लोग हैं, बड़ा ग्रुप है, वो अगले डिबेट तक, कोई बोल रहा है अगले डिबेट तक आएगा। अंजना जब अगला डिबेट करेगी तब तक आ जाएगा। कहां से आ जाएगा भैया? अभी प्राइवेट लैब ने रिपोर्ट से उनको फोन पे वर्बल बताई हो, अभी प्राइवेट लैब से ही रिपोर्ट ना आई हो भैया, ये हो सकता है क्योंकि इसमें पूरा प्रोसीजर होगा रिपोर्ट देने में। कोरोना की माय लॉर्ड अंजना जी माय लॉर्ड, आई शुड रेस्ट माय केस हियर। आप देखिए माय लॉर्ड क्या हो रहा है। अभी ये बोल रहे थे कि रिपोर्ट हो गया है, सबमिट हो गया है, और अभी केस खत्म होते होते ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि प्राइवेट वार्ड के अंदर ही, प्राइवेट लैब के अंदर ही रिपोर्ट रह गई हो, अभी तक प्राइवेट वालों ने रिलीज नहीं की हो। ये दूध का दूध पानी का पानी यही हो गया है। झूठ के, आपसे हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूँ, हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूँ भैया। झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी से कुछ नहीं होता है, इतना हार्ड झूठ मत बोलिए। सुनिए झूठ पर झूठ, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ। आप अभी बोल रहे थे कि पुलिस को रिपोर्ट दे दी गई है, अभी आप बोल रहे हैं हार्ड कॉपी। मैंने ये नहीं कहा दे दी गई है, मैंने कहा कन्वे कर दी गई है, ब्रीफिंग कर दी गई है कि नेगेटिव है रिपोर्ट। मैंने यही कहा था वर्ड, ब्रीफिंग कहा था वर्ड, मैंने दे दी नहीं यूज करा था, मैंने ब्रीफिंग कहा था वर्ड। अमेरिका नहीं, सुनिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ब्रीफिंग करते हैं। मतलब कोरोना किसी को होगा तो वो ब्रीफिंग करेगा कि मुझे कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। हु इज ही? कमिश्नर ऑफ पुलिस ब्रीफिंग करेंगे। ब्रीफिंग क्या होता है? सुनिए भैया, ये ब्रीफिंग क्या होता है? सुनिए वकील साहब आप वकील हैं, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमने ब्रीफिंग की है कोरोना के बारे में। क्या ब्रीफिंग किया है आपने भैया? कोरोना के बारे में नहीं की, रिपोर्ट के बारे में, कि रिपोर्ट नेगेटिव है, टेस्ट करवा दिया है प्राइवेट लैब से और टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। नहीं सुनिए, नहीं ठीक है, ये हवा में आप धरे जा चुके हैं, अब केस सॉल्व हो चुका है आज तक के इस डिबेट में, इसलिए अब आप शांति से बैठिए, सुनिए। अंजना जी, दो शब्द है, एक शब्द है लापरवाही, दूसरा शब्द होता है षड्यंत्र। लापरवाही से कोई फैला दे, मैं जाके किसी से गले मिल लूं, मैं जाके किसी के साथ पानी पी लूं और उसको बीमारी हो जाए मेरे अनजाने में, तो वो लापरवाही से होता है। और दूसरा होता है षड्यंत्र करके आप 2000 लोगों को बाहर के देशों से मिशनरी वीजा में नहीं, आप टूरिस्ट वीज़ा में बुलाते हो, फिर जब यहाँ लॉकडाउन होता है तो आप यहाँ पर मरकज करते हो, उसके बाद मस्जिदों में लेके लोगों को बंद कर देते हो, मस्जिदों से ऐलान होता है कि आशा कर्मियों को, पुलिस वालों को आने मत दो, और जब मधुबनी में बिहार में पुलिस वाले पहुँचते हैं तो उनके ऊपर फायरिंग हो जाती है। तो ये सारा कुछ एक, और हवाला का केस भी चल रहा है, इसमें एक मनी एंगल भी है, तो ये सारा कुछ एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ भी इंगित करता है। मैं ये एलेज कर रहा हूँ, मैं अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जांच चल रही है, तो स्वाभाविक है इसमें मौलाना साद को बाहर आके बिल्कुल जवाब देना चाहिए। ये ई फॉरवर्ड क्या होता है? मैं पात्रा जी को बता दूं कि 2000 वहां पे विदेशी नहीं थे, और दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं कि वहां पर विदेशी आए, मैं आपको बता दूं विदेशी जो आए हैं वो 3 से 6 महीने पहले आए हैं, तो इसका मतलब वो कोरोना के लेकर के नहीं आए वहां से, उसको यहाँ इंडिया में ट्रेवल होते हुए कहीं कोरोना लगा है। ये आपके सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ करके ये बात कही है। दूसरी बात आप कहते हैं साजिश करी गई है, इंडिया में हो गया, वकालत का ही प्रैक्टिस करते हैं तो कहां प्रैक्टिस करते हैं? आज की तारीख में आप बात सुन लीजिए, एक सेकंड, आप मौलाना साद के वकील हैं, आप कहां वकालत प्रैक्टिस करते हैं? 85 केसेस बाकी के कौन जिम्मेदार है? क्या वो मुजीबुर रहमान साहब, जो आप उनको 15 की नजर से क्यों नहीं देख रहे हैं? प्रैक्टिस करते हैं 85% लोगों को देख रहे हैं। मैं आपको गिनाऊं कि किन किन लोगों पर, किन किन राज्यों में विदेशों से आए हुए लोगों की वजह से जो जमात में शामिल हुए थे कोरोना फैला है। मैं बताऊं आपको के अंदर टोटल 15% के करीब जो मैं आपको बताती है कि जमातियों की वजह से है, टोटल 40,000 लोगों को बताती है कि जमात की वजह से क्वारंटीन हुए हैं। मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान के अंदर एक आदमी की वजह से 40,000 लोग क्वारंटीन हुए हैं, उसके ऊपर डिबेट नहीं हुई कि साजिश है। अकेले एक आदमी ने 40,000 लोगों को क्वारंटीन किया पंजाब के अंदर, अकेले एक सुरेश ने मध्य प्रदेश में 26,000 लोगों को क्वारंटीन किया। हम आपको आंकड़े दिखा
रहे हैं। तमिलनाडु, एक सेकंड शांत रहिए, नहीं करती हैं, जिनकी वजह से 50 से शांत ऊपर लोगों रहिए, को कोरोना दिया, शांत रहिए। तमिलनाडु 80%, दिल्ली 63%, करती है ये कि ये साजिश कर रहे थे। आप तेलंगाना भी, एक सेकंड, जैसे बाकी लोगों को कोरोना हुआ है ऐसे अरे सिंगल सोर्स, आप उसको अलग से धार्मिक एंगल सिंगल सोर्स को डिफेंड करने वाले थोड़ा सा आंकड़ों पर भी जाइए। मुझे एहसास है कि आप किसके वकील हैं, लेकिन जब मैं आंकड़े कोट कर रही हूं तो शांत रहिए और आंकड़ों को सुनिए। ये 80% अगर तमिलनाडु में है तो वो जमातियों की वजह से, उस पर कोई भी आपका कोई भी डिफेंस है तो आप बोलिए। 33,000, अगला 30 सेकंड आपका, 33,610, इसमें से जमाती कितने हैं? अगला 30 सेकंड आपका बता दूंगा मैं। 33,610 तमिलनाडु में मरीज हैं आज की तारीख में, आपने बताया। मेरा सवाल सुना आपने, बताइए जमात के कितने हैं? मेरा सवाल सुना आपने। 80% तमिलनाडु में जमात की वजह से है। इस पर आपका क्या डिफेंस है? के अंदर 15% के करीब है, जिसको आप बताते हैं आंकड़ा के जमात की वजह से है। 33,610 मरीज आपने बताया। अरुणाचल प्रदेश देखिए, बताइए जमात के कितने कम केसेस है लेकिन 100%। क्या 33,610 टोटल मरीज हैं कोरोना के हिंदुस्तान के अंदर। आप ये बताइए जमात के कितने हैं इसके अंदर? उसके 30% होने का अर्थ समझते हैं आप? नहीं, 30% आपने नहीं है, 4,000 बचपन में मैथ्स का क्लास अटेंड किया था? करीब है। आप 30% का अर्थ समझते हैं? ये राज्यवार आंकड़े हम दिखा रहे हैं आपको। 30% नहीं है, हम आपको हर राज्य का आंकड़ा दिखा रहे हैं, करके 15-16% के करीब। हम आपको हर राज्य का आंकड़ा दिखा रहे हैं और वही आंकड़ा दिखा रहे हैं। पुरानी बात, अब हर राज्य का बिल्कुल पुरानी नहीं, मैंने बता दिया, पुरानी नहीं है। 610 मरीज हैं हिंदुस्तान में। ये बताइए फैल रहा है जमात की वजह से, उन लोगों को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। ये नए आंकड़े हैं साहब, ये नए आंकड़े हैं। कितने हैं ये बता दीजिए आप मुझे। वही बता रहे हैं आपको। ये जो आप परसेंटेज, ये जो आप परसेंटेज कह रहे हैं, देखिए लगातार आप भी बोलिएगा मैं भी बोलूंगी, ऐसे बात करने का तरीका होता नहीं है, ठीक है? आप ध्यान से सुनिए। ये जो हम आप, एक सेकेंड सर, जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं वो लेटेस्ट आंकड़े हैं। परसेंटेज जो हर राज्य में निकला है, शुरू में जो जमात के मरीज थे और ये जो 3-4 हजार पर आप अटक गए हैं, उनसे जिन लोगों को फैलाया है, उनकी वजह से जिन लोगों को फैला है, वो भी इन आंकड़ों में शामिल किए गए हैं। तो ये ना मैथ्स का परसेंटेज जो निकालने आप बैठे हैं, इसको छोड़िए। सिंगल सोर्स राज्य वो भी कह रहे हैं जो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। और ये भी हमेशा ध्यान रखिए कि तबलीगी जमात इज इक्वल टू ऑल मुस्लिम्स नहीं होता है, ये भी याद रखिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए। संबित पात्रा जी को बताएं सबसे पहले, ये सबको पता है। ये आप जैसे लोगों का प्रोपेगेंडा है, हर चैनल में बोलता हूं भैया, आप लोग जैसे लोगों का प्रोपेगेंडा है। जगह परेशान ना किया जाए। आप इनसे कहें कि अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं। मुझे तो बहुत अच्छे से मालूम है सारे मुसलमान तबलीगी जमात के नहीं होते हैं, लेकिन तबलीगी जमात के लोग जितने भी होते हैं सारे मुसलमान होते हैं, उसमें किसी और धर्म के लोग नहीं होते हैं। तो उनकी आड़ में मुसलमानों को ना शोषण किया जाए, मुसलमानों को ना परेशान किया जाए। वकील साहब जरा शांत हो जाएं तो मैं बोलूंगा। देखिए वकील साहब जब पकड़े गए तो उसके बाद वो नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, वो और फिर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहली बात तो है, चाहे वो 40% हो चाहे 30% हो, सिंगल सोर्स ने जिस प्रकार से एक तरह से कयामत ढाया पूरे कोरोना को लेके हिंदुस्तान में, और एक षड्यंत्र के अंतर्गत ढाया, और जिस प्रकार का जुबान आज तक ने एक्सपोज भी किया मौलाना सादका की मस्जिद में ही मरना चाहिए, डॉक्टरों से डरना नहीं चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र है, एक मुसलमान कम्युनिटी को बरगलाने का काम जमात ने किया। और हर चैनल में हम सब कहते हैं जमात इज़ नॉट इक्वल टू मुस्लिम, जैसे कि राम रहीम इज़ नॉट इक्वल टू हिंदू, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जिनके खिलाफ काम हुआ, जिनके आश्रमों पर रेड पड़ी, उसका अर्थ कोई हिंदू समाज पे रेड पड़ गया ऐसा नहीं। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, आप देखिए बार बार यहाँ पे वो गुनाह कर रहे थे अपने आश्रम में, यहाँ पर साहब को गुनाह नहीं कर रहे थे, कोई गुनाह नहीं कर रहे थे, यहाँ पे पुण्य कर रहे थे। कंपेयर कर रहे हैं बाबा मुजीबुर रहमान साहब, एक सेकंड रुकिए, लोगों के ऊपर एक सेकंड रुकिए, कंपेयर ना करें, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक प्रीचर है और उनका हिस्ट्री एकदम क्लीन एंड क्लियर है। इनको जरा रोकिए। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी, आप अपना काउंटर पॉइंट बोलना, उनकी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। इनको रोकिए जरा, के आरोप है, मर्डर के आरोप है। ये क्या है? देश को गुमराह न करने की कोशिश करें। आप उस भोले भाले इंसान को आप उन लोगों से कंपेयर न करें जो मुजरिम है। जिन जमातियों की मौत हुई है उनका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? विदेश से लोग आ गए। क्या आपको पता नहीं है? एक सेकंड दिखाइए इनको मेरे साथ। मुजीबुर रहमान, अब मैं बोलूंगी आप सुनेंगे, ध्यान से सुनिए। मुजीबुर रहमान जरा सुनिए, सबसे पहले ये जमात का जमावड़ा, एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए इनकी। जमात का सबसे पहले जमावड़ा मलेशिया में हुआ था फरवरी के महीने में। कंप्लीट कर लूं, मैं आ रही हूँ सर। फरवरी के महीने में सबसे पहले जमात का ये जमावड़ा मलेशिया में हुआ था।
जो कि सिंगल सोर्स वहां पर भी बन गया था। जबरदस्त विरोध उसका मलेशिया के अन्य हिस्सों में हुआ। इंडोनेशिया में उसके बाद इसी तरह का जमावड़ा करने की कोशिश की गई, उसका इतना विरोध हुआ कि उसको ठीक से कर पाना मुमकिन ना हो पाया। यह सब मौलाना साद जानता था, यह सब जानता था, उसके बावजूद उस मरकज में लोगों को इकट्ठा होने दिया गया। यह समझाया गया ऑडियो के जरिए कि मस्जिद में मरना अच्छा होता है। ये बताने की क्यों जरूरत पड़ी थी? क्या उनको पता नहीं था सरकार का क्या फरमान है? मानते हैं पात्रा जी, इसका मतलब अंजना जी अब इनकी आवाज को कम करिए ताकि मैं बात कर सकता हूं। मैं चिल्लाना नहीं चाहता। हिंदुस्तान के अंदर कोरोना ले लेके अंजना जी अभी मैं बताऊं आपके संबित पात्रा जी आ रही हूं, विक्रम सिंह साहब आ रही हूं, एक बार संबित पात्रा जी अपनी बात करेंगे। हम तो बात ही नहीं कर पाएंगे, आप इनकी आवाज को कम करिए, इनकी आवाज को कम रखिएगा तब हम लोग इससे आवाज कर पाएंगे। अरे मुजीबुर रहमान जी लगातार बोलिएगा तो नहीं होगा, मैं एक एक करके सबके पास अब आना चाहती हूँ। एक बार संबित जी को बात पूरी कर लेंगे। अंजना जी मैं कंप्लीट कर लूं। अंजना जी क्या मैं आ सकता हूं? कहते हैं चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये हाँ आप आइएगा, ये रुकिए अभी पहले साद साहब को आने दीजिए फिर आप आइएगा। अंजना जी इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना चोरी। आप देख रहे हैं कैसे नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हैं। एक तो वकील बने हुए हैं साद साहब के, इनके पास तो रिपोर्ट नहीं है। आपने इनको 5 मिनट का चुभरा है तो परेशानी की बात है आपको मेरा। अरे भैया प्रभु पत्थरबाजी बंद करिए, यहाँ भी पत्थरबाजी बंद करिए, पत्थरबाजी बंद करिए। अरे पत्थरबाजी बंद करिए प्रभु, पत्थरबाजी बंद करिए, शांति से रहिए। पत्थरबाजी बंद करिए, पत्थरबाजी बंद करिए। अंजना जी जरा इनको बोलिए ये वकील साहब को बोलिए पत्थरबाजी बंद करके शांति से बोलने दे। मैं कंप्लीट कर लूं 10 सेकंड में फिर चिल्लाएंगे। पहले तो आप इनको बोलिए, आपने इन्हें 5 सेकंड दिया था। ये मौलाना साहब हाँ ये बोलने वाले थे कि 5 मिनट में फोन करके रिपोर्ट लाने वाले हैं। 10 मिनट हो गए, रिपोर्ट आया क्या? पहले वकालत कर लें फिर यहाँ पर चिल्ला चोट करेंगे। जिस काम के लिए बैठे हैं वो काम तो करे, वरना भत्ता नहीं मिलेगा साद साहब से। भत्ता लेते हैं साद साहब का, काम भी नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट तो मंगाइए जल्दी से फोन करके। उनका फंसे जा रहे हैं मुवक्किल, यहाँ पर जो वकील है वो चिल्लाया जा रहा है। अब सुनिए दूसरी बात, देखिए जहाँ तक परसेंटेज का सवाल है, जहाँ तक इन्होंने अभी एक बड़ी बात कही कि साद साहब तो बड़े अच्छे, वो तो प्रीचर है, उनको कंपेयर मत करिए किसी खराब गुरु के साथ। मैं यहाँ कोई धर्म का राजनीति नहीं करने बैठा हूँ, मगर साद साहब ने जिस प्रकार का अपराध किया है वो अक्षम्य है। उन्होंने लोगों को, करोड़ों लोगों को भड़का कर कहा कि ये एक षड्यंत्र है मुसलमान धर्म के खिलाफ, और बेचारे लोगों ने मान लिया इनकी बात को। कुछ लोगों ने, जमात के कुछ लोगों ने मान लिया। इन्होंने कहा कि मरना है तो मस्जिद में मरने से अच्छा नहीं है, खुद तो क्वारंटाइन हो जाएंगे, खुद के पास तो सारी सहूलियत है, बड़े बड़े फार्म हाउस है। गरीब लोगों को कह दिया कि मरना है तो मस्जिद में मर जाना जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्लाह माफ कर देगा। ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है, ये गुनाह नहीं तो क्या है। उसको भी ढकने के लिए तथाकथित रूप से कुछ पढ़े लिखे वकील, अपने आप को पढ़े लिखे कहने वाले लोग आके साद साहब को प्रीचर, टीचर बता रहे हैं। ये टीचर है, ये टीचर नहीं है भैया, ये ध्वंस करने वाला है, विध्वंस करने वाला है। विक्रम सिंह साहब। अंजना जी अगर हम मुजीबुर रहमान साहब की बात पे एक बार एतबार भी कर ले, बाएतबार कि साद साहब बहुत ही मासूम हैं, लेकिन मुजीबुर रहमान साहब तफ्तीश की बुनियाद आती है चश्मदीद शहादत, समई शहादत और अहकामात की बुनियाद पे शहादत। आप कुछ तो पेश करेंगे, या आप चाहते हैं कि बाएतबार आपके कहने पर आपने इमला बोला और स्पेशल ब्रांच वालों ने केस डायरी में लिख करके मौलाना साहब को क्लीन चिट दे दी? ये होने वाला नहीं है। आप बहैसियत वकील, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर संबित पात्रा साहब ने जो कहा है उसको आप मशवरा समझ लें, नसीहत समझ लें। और मेरा भी मशवरा और नसीहत यही होगी कि बराए करम अपनी जिम्मेदारी को समझें, जो भी अहकामात है और जो सबूत है उसको स्पेशल ब्रांच के ऊपर पेश करें। इतना वक्त हो गया, अभी कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई। कोरोना की रिपोर्ट देने में आखिर क्या तरद्दुद है आपको? आप उसको पेश करेंगे तो अपने लिए और मौलाना के लिए आप एक बहुत बड़ी सहूलियत पैदा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें क्या लगता कहीं ऐसा तो नहीं कि मौलाना को और फंसाते जाएं और बाद में उलझाते जाएं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, शोएब जमी जी बोल लीजिए, उसके बाद आ रही हूँ मुजीबुर जी, उसके बाद आ रही हूँ। शोएब जमी से कहूंगा, पात्रा जी ने जवाब नहीं दिया कि कोरोना के लोग क्यों आने दिए, हिंदुस्तान में कोरोना क्यों फैलने दिया। ठीक है रहमान साहब, एक बार शोएब जमी बोल लें, बाद में पात्रा जी से जवाब मांग लेना। अरे अंजना जी, क्या मुझे बोलने की इजाजत है या सिर्फ एक ही आदमी बोलेगा पूरे डिबेट में? मुजीबुर रहमान साहब 1 सेकंड रुक जाइए। बोलिए शोएब जमाई, जो पूछ रहे विक्रम सिंह साहब उसका जवाब दीजिए। साद जी के दोनों उसी के बारे में बता रहा हूँ भाई। 1 मिनट, मौलाना साद साहब के जो आधिकारिक वकील है एडवोकेट शाहिद अली साहब, उनके पास रिपोर्ट मौजूद है। अभी मैसेज भी आया और मेरी दिन में बात हुई थी मरकज के जिम्मेदार से। उन्होंने कहा कि भाई हमने किसी को ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं बनाया है अभी तक।
एडवोकेट शाहिद अली साहब को बीच में बनाया गया था, लेकिन अब सिर्फ वो वकील हैं। इसलिए बाकी जितने भी तमाम लोगों से उससे गुजारिश है कि आप सदस्य के तौर पर, समर्थक के तौर पर बात रखें। ऑफिशियली कोई ऐसी चीज नहीं है और एडवोकेट शाहिद अली साहब के पास मौजूद है वो रिपोर्ट। आप चाहें तो आपके पत्रकार जाकर के उनसे बातचीत कर ले या अगली डिबेट में आप बुला करके उनसे बोल आपको पता नहीं लॉकडाउन चल रहा है, आप भेजिए ना, आप भेजिए रिपोर्ट। दूसरी आपको पता है हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन की टीम भेजिए, आप ही बता दीजिए आपके मोबाइल पे अगर आ गई है रिपोर्ट तो बताइए कहां से कराया है। मैंने अभी एडवोकेट शाहिद अली साहब को मैसेज किया, मैं कह रहा हूं कि भाई आप मुझे वो रिपोर्ट भेज दीजिए, मैं गेट्स कोऑर्डिनेशन टीम को अभी भेज देता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, बिल्कुल सी बात है। चलिए, दूसरी आपके पास 32 हो गए हैं, 6:32 हो गए हैं। मुझे लगता है कि मोबाइल पर आने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, तो आप उसको मंगा लीजिए। ठीक है, एक मिनट मैं जो पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, आपने कहा आंकड़ों के बारे में, मुझे ये बताइए कि जो आंकड़े महाराष्ट्र के हैं और केरला के वो भी देने चाहिए आपको, क्योंकि वहां तबलीगी ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, अहमदाबाद में 2500 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्या ट्रंप नमस्ते कार्यक्रम के जिम्मेदार होंगे या मोदी जी जिम्मेदार होंगे? क्योंकि वहां कोई तबलीगी नहीं है और सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया है। इसके बारे में नांदेड़ में अभी जो है पूरे श्रद्धालु जो वापस आए हैं उसमें 90 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव, उसमें कौन सा जमात जिम्मेदार होगा? लातूर में 1300 लोग अभी तक सत्संग कर रहे थे 10 दिन पहले तक, उसमें कौन जिम्मेदार होगा? ये बताइए कि अहमदाबाद की बात क्यों नहीं होती है? क्या मोदी जी से पूछताछ करनी चाहिए कि 24 फरवरी को आपने क्यों कार्यक्रम कराया? सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया, सिंगल सबसे बड़ा हॉट स्पॉट अहमदाबाद बन गया, जहां पे नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ था और 5000 से ज्यादा अमेरिकी बिना स्क्रीनिंग, बिना जांच के आए थे। क्या ये सवाल नहीं उठता? मेरा सवाल संबित पात्रा जी से, अहमदाबाद के बारे में जरा सा रोशनी डालिए। गुरुजी, आपने मौलाना साहब के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली, कृपया अहमदाबाद के बारे में जरा बताइए, देश जानना चाहता है आपसे। संबित जी, डालता हूँ रोशनी डालता हूँ, हाँ रोशनी डालता हूँ। पहले तो देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ इस विषय में डिबेट करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सिंगल सोर्स नमस्ते ट्रंप था। आप बताइए, ये जो दोनों बैठे हुए हैं, एक तो मालूम पड़ा कि आधिकारिक प्रवक्ता ही नहीं है, अभी उनके दूसरे वकील ने ये खुलासा कर दिया है, शोएब जमाई ने, कि ये जो मुजीबुर रहमान बैठे हैं ये गैर आधिकारिक वकील है। आधिकारिक वकील कोई और घर में बैठा हुआ है। सोचिए, ये ऐसे आते हैं टीवी में सब बोलने के लिए। अब इनका ये क्या ICMR के डायरेक्टर बैठे हुए हैं दोनों तरफ, ये जो बोल रहे हैं कि सबसे, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए ना, चिल्लाइए मत, सुनिए। ICMR के रोज जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, आप लोग सुनते होंगे, उसमें वो सोर्स बताते हैं, सिंगल सोर्स, केवल ICMR ही नहीं, राज्य के चीफ सेक्रेटरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मुख्यमंत्री स्वयं भी, एक सेकंड मैं बोल लूं, मैं बोल लूं, एक सेकंड अंजना जी, ये इस प्रकार से होगा तो कैसे वो जवाब देंगे? मैं इंश्योर करूंगी कि अहमदाबाद पर वो जवाब दें। आप सुनिए, पहले एक एक करके बोलते हैं। हाँ, जवाब दीजिए संबित जी। अंजना जी, मुझे म्युनिसिपल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, किसी का भी वक्तव्य निकाल दीजिए कि सिंगल सोर्स नमस्ते ट्रंप था, नमस्ते ट्रंप के कारण 10 लोगों को इन्फेक्शन हो गया और उन लोगों ने पूरे अहमदाबाद में इन्फेक्शन फैला दिया, निकाल के लाइए। मैं यहाँ पर अभी कान पकड़ के जवाब देने को तैयार हूँ। मगर तमाम राज्य, चाहे केरल का, अरे फिर से चिल्लाते हैं, फिर चिल्ला रहे हैं। नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा साइंटिफिक टेम्परामेंट से। तो मैं आप पहले, अब इनका टेस्टिंग होगा, सिंगल सोर्स क्या होता है? नहीं, सिंगल सोर्स क्या होता है? आप बताइए, सिंगल सोर्स क्या होता है? सिंगल तो कहाँ पे ICMR ने बोला, कहाँ पे किसने बोला कि वहां से फैलाए? एक भी बताइए। अंजना जी, बीच में बोलेंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा किसी को। मैं पूरा जवाब दे रहा हूँ, ये शांति से सुनिए। देखिए, जवाब सुन ले, आवाज नीची करनी पड़ेगी। शोएब जमाई, उनको पूरा करने दीजिए। ठीक है, वो नमस्ते ट्रंप पे जवाब पूछ रहे हैं आपसे संबित जी। उनका कहना है कि उसकी वजह से अहमदाबाद में ये 2 महीने बाद इतने सारे मामले हो रहे हैं और हॉटस्पॉट बन रहा है। जवाब दीजिए अंजना जी, उनसे पूछिए कि इसका ये जो कोरोना है, इसकी इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 2 से 14 दिन है। 2 महीने बाद अचानक इनको नमस्ते ट्रंप याद आया है। दूसरी बात है, मुझे बताइए, ICMR के किसी डायरेक्टर ने, किसी चीफ सेक्रेटरी ने, किसी भी साइंटिफिक बॉडी ने कहा है क्या कि नमस्ते ट्रंप से एक भी मरीज जाके उसने फैला दिया? मगर जहां तक मरकज का सवाल है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, भूल जाइए बीजेपी को, भूल जाइए अंजना जी, ये बीच में कैसे ऐसे होगा तो मैं तो जवाब ही नहीं दे पाऊंगा। मैं तो किसी के बीच में चिल्लाता नहीं हूँ, ये लोग सारे लोग चिल्लाते हैं बीच में आके। ये शोएब जमाई, आपको बेवकूफ बनाना, आपको मैं बेवकूफ बनाना चाहता भी नहीं हूँ। आप ऑलरेडी, अब सुन लीजिए, देखिए, शोएब जमाई, रिपोर्ट आ गई,
शोएब जमाई सरकार की संस्था। शोएब जमाई ब्रेक का टाइम हो रहा है, रिपोर्ट आई कि नहीं? अंजना अंजना जी, संबित जी, मुझे नहीं लगता कि नमस्ते ट्रम्प से ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक सेकंड जो ये ज्ञान ये सीख रहे हैं और नमस्ते ट्रम्प से जोड़ रहे हैं अहमदाबाद को, एक तो मैं ऑब्जेक्शन करता हूं, की जरूरत नहीं है। एक तो ऑब्जेक्शन कर रहा हूं मैं। इन्होंने कहा कि आईसीएमआर झूठ बोल रही है। इन्होंने कहा कि आईसीएमआर झूठ बोल रही है। ये इस पे माफी मांगनी चाहिए इनको। इन्होंने अभी कहा कि आईसीएमआर झूठ बोल रही है। अरे रुक जाइए दोनों। अभी इन्होंने कहा कि आईसीएमआर झूठ बोल रही है। आपने कहा ना, क्या कहा कि नमस्ते ट्रम्प के कारण बीमारी फैला है, ये कहा है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? कहाँ पे कहा है म्युनिसिपल कमिश्नर ने? दिखाइए मुझे। ये मौलाना साद के षड्यंत्र को बचाने के लिए चोरी ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पर चिल्ला कर आप मौलाना साद को, आप जमात को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे धिक्कार है आप लोगों के ऊपर। आप जिम्मेदार भी नहीं है, गैर जिम्मेदार तरीके से पेश आते हैं, टेस्ट कराते नहीं है, कोरोना वॉरियर्स को अटैक करते हैं और उसको जायज भी ठहरा रहे हैं। आप पुलिस वालों के ऊपर अटैक करते हैं, आप लोग डॉक्टरों के ऊपर थूकते हैं, आप मलमूत्र त्याग करवाते हैं और उसके ऊपर यहाँ पर आकर लोगों को आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर उसको सही ठहरा रहे हैं। अरे आपको बिल्कुल शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपने रिपोर्ट नहीं भेजी? अंजना जी, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। नहीं, आवाज नीचे कर दीजिए। शोएब जमाई रिपोर्ट नहीं भेजी आपने? 8-10 मिनट हो गए तो 30 सेकंड में फोन पे आ सकती है रिपोर्ट। और मुजीबुर रहमान साहब, आप बताइए उनको, वो तो कह रहे हैं कि आप वकील ही नहीं है, प्रवक्ता नहीं है, आप ही पर उंगली उठाने लगे शोएब जमाई। तो मुजीबुर रहमान साहब, शोएब जमाई कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं। मैंने भी आपको ये बताया है कि जमात कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वहाँ किसी को भी बोल दिया जाता है कि आप जाकर के मीडिया को एड्रेस करिए। ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, जमात कोई फॉर्मल नहीं, वहाँ कोई मेंबरशिप नहीं होता है, किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं होता है। जमात सिर्फ एक कलेक्शन है जहाँ पे लोग बैठते हैं, जुड़ते हैं और अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। क्या काम करते हैं? जमात का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सीखते हैं अच्छी बातें, प्रीचिंग करते हैं, एक दूसरे का आपस में समझते हैं, सीखते हैं इस्लाम को, एक अच्छा इंसान बनना सिखाया जाता है। आपको कभी फुर्सत होगी तो आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि क्या क्या करते हैं उधर। आप आइएगा, कभी प्रोग्राम बनाइएगा उसके ऊपर। जो सामने दिख रहा है वो तो तकरीर सुनाई ही दे रही है आपके मौलाना साद की। इससे ज्यादा अलग से फुर्सत में क्या सुनने की जरूरत है? फुर्सत में तो पूरे देश ने सुन लिया। मुजीबुर रहमान, फुर्सत में तो पूरे देश ने सुन लिया। फुर्सत में तो पूरे देश ने सुन लिया। रिपोर्ट मंगाइए, रिपोर्ट। और ये जमाई साहब को बोलिए रिपोर्ट मंगा ले। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए, अब सरकार की तरफ से आपको अगर गैर इरादतन हत्या तक का मामला दर्ज किया गया है तो शख्स को पकड़ने की जवाबदेही रहेगी। ये इसी तरह से कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं दिखाकर छिपता फिर रहा है। पुलिस वाले भी चाह रहे हैं कि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आए, उसके बाद ही वो अगला एक्शन प्लान डिसाइड करें। काट क्या है, जहां से मैंने शुरू किया था बात वहीं पर अटकती है, क्योंकि वो तो अपनी चाल चल रहा है। नो, बिल्कुल सही है। देखिए, जो षड्यंत्रकारी होते हैं वो चाल चलने की कोशिश करते हैं, मगर पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए हमेशा कहा गया, ये हिंदुस्तान की पुलिस और प्रशासन है, तू डाल तो हम पात। पुलिस और प्रशासन भी पात चल रही है और जिन लोगों ने इस प्रकार का षड्यंत्र किया है वो पकड़े जाएंगे। देखिए, ऋषि कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं है। वो मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे, हम हमेशा महीने में 2-3 बार बात करते थे। आज से लगभग 15 दिन पहले मैंने लॉकडाउन शुरू होने के बाद उनसे बात की थी, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात मुझसे कही। उन्होंने बड़े दुख में, उन्होंने बड़े एक सेकंड ऋषि जी की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, इतनी तो तमीज रखिए कि सुन लीजिए दूसरे को, संवेदनशीलता जिस व्यक्ति की आज मृत्यु हुई है। एक सेकंड, ऋषि कपूर जी ने उस समय, हाँ तो मैं एक सेकंड प्लीज बोल लूँ। तो ऋषि कपूर जी ने बोला उस समय कि संबित भाई, ये देखो जिस प्रकार से ये डॉक्टरों के ऊपर और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी इत्यादि हो रही है, ये बहुत ख़राब हो रहा है, ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए, वरना हम कैसे लड़ेंगे। देखिए, आज बहुत आवश्यक है, ऋषि जी हमारे बीच में नहीं है, मगर एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया था। बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, बड़ा संदेश दिया था कि ये जो लड़ाई हो रही है, इस प्रकार का षड्यंत्र जो हुआ है, एक व्यक्ति ने अपने
मैं तो प्रीचिंग नहीं कहूँगा, गलत फहमियों के कारण से, गलत तर्कों के कारण से जिस प्रकार से कम्युनिटी में, मरकज में, एक जमात में ये बातें फैलाई हैं, इसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। वही व्यक्ति उसको ठीक कर सकता है सामने आकर, वही व्यक्ति एग्जाम्पल ठीक कर सकता है कि मैंने टेस्ट कराया, ये मेरा रिजल्ट है, मैं अपने आप को आइसोलेट कर रहा हूँ, मैं ट्रीटमेंट लूँगा, किसी भी डॉक्टर से लूँगा, जरूरी नहीं हो वो अल्लाह पे विश्वास रखता हो या भगवान पे विश्वास रखता हो, तब जाके करोड़ों लोग उनकी बातों को मानेंगे। और इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये तूतू मैमे के डिबेट से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए इतना बड़ा डिबेट हो गया, अभी तक रिपोर्ट नहीं आ पाई है। यही दर्शाता है कि कितना खोट है, इनके नियत में खोट है, पूरे मरकज के नियत में कहीं ना कहीं खोट है। वरना आपने कभी सुना है कि मस्जिदों में से कॉल होता हो कि पुलिसकर्मी और आशा वर्कर आए तो उनको अपने इलाके में घुसने ना देना? इसी कारण से मैं कहता हूं, चाहे ये जमई साहब हो, चाहे जो आपके वकील आए हैं जो अब तो खारिज हो गए हैं, जमई साहब ने उन्हें खारिज कर दिया है, ये सब लोग आके गलत तरीके से गलत व्यक्ति को डिफेंड करते हैं। मुजीबुर रहमान साहब, अंजना जी ने जवाब नहीं दिया। देखिए सवाल ये है, मुजीबुर रहमान में खड़ा किया जाएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या रिपोर्ट आ गई? मैं कह रहा हूं कि पात्रा साहब ने जवाब नहीं दिया, पात्रा साहब ने इधर को बात घुमाई। मैं पूछता हूं कि विदेशों से पात्रा साहब जवाब देंगे? क्यों आने दिए गए? रिपोर्ट आपकी आएगी, जवाब मैं कैसे दे सकता हूं भैया? पात्रा साहब ये बताएं कि पात्रा साहब को सरकार को कटघरे में कब खड़ा करेंगे आप? रिपोर्ट कहाँ है मुजीबुर रहमान के पास? जवाब कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट कहाँ है? मैंने कहा कैसे रिपोर्ट आएगी? जिन जमातियों की मौत हुई, जिनके परिवार सुने हुए, उनका आखिर जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल आपके कानों तक पहुंच रहा है? अगर पहुंच रहा है तो बताइए मौलाना साद से पुलिस को पूछताछ करनी है। जिम्मेदार कौन है हिंदुस्तान में? पात्रा कैसे आप भगवान का नाम जैसे ले रहे हो? पात्रा साहब कर रहे, छोड़िए ना। आपसे पूछे कि कहाँ है? उनका नाम जपने से क्या होगा? मुझे बताइए कि अगर सच सामने आना है तो मौलाना साद तक पहुंचना होगा। मौलाना साद अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाता? मैंने वायरस बनाया घर में बैठ के। सब भारत सरकार के कंट्रोल में था हर एक चीज। कैसे कहाँ है मौलाना साद की रिपोर्ट? भी भारत सरकार के कंट्रोल में है। कटघरे में कब खड़ा किया जाएगा? मौलाना साद की रिपोर्ट किसके कटघरे में है, किसके कंट्रोल में है? आपको बता दिया, रिपोर्ट आते ही आपको दे दी जाएगी। कहाँ आएगी, कब आएगी? एक महीना बीत गया, बहुत बड़ा सवाल। एक महीना बीत गया, इसमें तो कितने लोगों की कितने बार टेस्ट हो जाती, रिपोर्ट आ जाती। मुजीबुर रहमान, देखिए आप भी चीखते रहे, 1 घंटे में एक बार बस रिपोर्ट दिखानी थी, जिसका दावा आप शुरू में कर रहे थे। लेकिन झूठ अक्सर खुद ही अपनी पोल खोल देता है, इससे ज्यादा क्या बोलने की जरूरत है? देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।